उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बरकरार है और मंगलवार को ही प्रदेश में 14,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान रिकवर होने वाले मरीजों की भी तादाद 20,000 से ज्यादा रही है। 24 घंटे में ही 2,08,308 कोरोना टेस्ट किए गए और इसी के साथ प्रदेश में ही एक्टिव केस की संख्या भी 1,01,114 है। राहत की बात यह है कि इनमें से ही 99% लोग होम आइसोलेशन में है और इस बीच ही मंगलवार को टीम 9 की मीटिंग में ही अफसरों के साथ कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में ही सीएम ने प्रत्येक जिले में ही कम से कम एक बड़े अस्पताल को ही डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के ही रूप में आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कोविड की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी 75 जिलों में ही कम से कम एक बड़े अस्पताल को ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल का ही रूप देकर वहीं कोरोना संक्रमितों का उपचार किया जाए और वहीं इस बारे में ही जन सामान्य को ही प्रचार प्रसार से ही अवगत भी कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्य अस्पतालों को नॉन कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में ही ओपीडी सेवाओं को कोविड प्रोटोकॉल के ही साथ संचालित करने के भी निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल इस बार अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और जबकि दूसरी तरफ ही पार्टियों के समर्थकों ने अपने अलग अलग अंदाज में पार्टी को जिताने के लिए तमाम तरह से जतन और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही एक मामला बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा में सामने आया है और बाराबंकी में ही समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अपने घर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की फोटो भगवान के दरबार रखकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी है और ठानी है ये पूजा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक जारी रहेगी। राम लखन का पूरा परिवार अखिलेश की तस्वीर मंदिर में ही रखकर पूजा कर रहा है और ये पूरा मामला बाराबंकी जनपद के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव काकरिया का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक परिवार ऐसा भी है जो सपा मुखिया अखिलेश यादव को भगवान विष्णु का अवतार बता रहा है और इन लोगों ने ही भगवान विष्णु के बराबर तुलना करते हुए अखिलेश यादव की फोटो की पूजा पाठ अपने घर में ही शुरू कर दी है। और इस परिवार के लोगों का मानना है कि कलयुग में ही अखिलेश भगवान विष्णु का दूसरा रूप है और अखिलेश यादव ने ही लोगों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर ही जन्म लिया है और इसलिए इस परिवार ने अखिलेश यादव को भगवान मान लिया है और भगवान के बराबर उनकी फोटो रखकर बाकायदा पूरे विधि विधान से धूप अगरबत्ती के साथ में उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी है। वहीं प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल और मुस्लिमीन ही माइया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को ही मैदान में उतारा है और ये सीट कभी अतीक का गढ़ मानी जाती है और हालांकि पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर भी महमूद ने कंफर्म किया है कि वो इलाहाबाद पश्चिम से पार्टी की उम्मीदवार होंगी और आपको ये भी बता दें कि अतीक ने ही 1979 और 1991 और 1993 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही 1996 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही इलाहाबाद पश्चिमी से ही कई बार विधानसभा चुनाव जीते थे, जबकि 2002 में ही उन्होंने अपना दल के टिकट पर सीट हासिल की थी और 2007 के ही विधानसभा चुनाव में पूजा ने बसपा उम्मीदवार के रूप में सपा के खालिद अजीम को ही हराया और फिर 2012 में अपना दल के टिकट पर अतीक को हराकर सीट बरकरार रखी। हालांकि 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीट जीती थी और मौजूदा विधायक चुनावी माहौल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ही डिग्री के मामले में 3 फरवरी को सुनवाई होगी। अर्जी में ही एसजीजेएमस प्रयागराज के ही 4 सितंबर 2021 को ही पारित आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के ही समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी और मजिस्ट्रेट के ही अर्जी खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट में ही इसी आदेश को चुनौती दी गई है और याचिका का आरोप है कि
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथम मध्यम और इशारद डिग्री हाई स्कूल के ही समक्ष मानव नहीं है और केशव प्रसाद ने ही इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है। तमाम अटकलों के बीच योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी टीईटी की परीक्षा तय डेट पर ही होगी। कुछ समय से ही सोशल मीडिया पर परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठ रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये संभावना भी जताई जा रही है कि परीक्षा कोरोना संकट के चलते टल सकती है। हालांकि अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपी टीईटी का ही रविवार को ही 23 जनवरी को ही आयोजित किया जाएगा और एग्जाम के ही एडमिट कार्ड पर ही पिछले सप्ताह जारी किए जा चुके हैं और परीक्षा के लिए इस बार तैयारी और कड़ी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी और इसके अलावा परीक्षा बगैर किसी परेशानी के हो, इसके लिए भी एग्जाम सेंटर्स को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश एडमिट कार्ड पर ही दिए गए हैं और आपको बता दें कि कैंडिडेट्स जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड पर ही चेक कर सकते हैं और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के समय से पूर्व रिपोर्टिंग टाइम तक किया गया है। इसी समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचना जरूरी होगा और इसके चलते ही सेंटर पर भीड़ का प्रबंध और डिटेल्स चेक इन सुनिश्चित की जाएगी और उम्मीदवार कोई भी प्रतिबंध वस्तु अपने साथ लेकर एग्जाम सेंटर पर ना पहुंचे। सेंटर पर पूरी चेकिंग के बाद ही एग्जाम हॉल में एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि एग्जाम 28 नवंबर को आयोजित किया जाना था, मगर पेपर लीक के चलते ही एग्जाम रद्द कर दिया गया था। छात्रों के कड़े विरोध के बाद से ही प्रशासन ने री एग्जाम की डेट की घोषणा की है और इस बार ही नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए गए हैं और इसके साथ ही कैंडिडेट अपने एग्जाम एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के साथ ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। संभल में आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के ही उल्लंघन को लेकर सपा विधायक पिंकी यादव सहित 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बहजोई थाना के ही अतरासी गांव में ही सपा विधायक के बिना अनुमति के ही जनसभा पर आचार संहिता के साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया और जनसभा करने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन दोनों का ही उल्लंघन जमकर होते हुए मिला। आचार संहिता लागू होने के बावजूद जनसभा चल रही थी, वहां मौजूद लोग बिना मास्क लगाकर बैठकर ही कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। आचार संहिता उल्लंघन का मामला उच्च पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो अफसरों ने आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। दरोगा ललित कुमार ने बताया है कि सपा विधायक पिंकी यादव और 50-60 अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा को लेकर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर और कस्बा के ही नगीना में ऑल फैजान मुस्लिम फंड द्वारा गरीब लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई है और अल फैजान मुस्लिम चिट फंड चला रहे सभी लोग पैसा गबन करके ही हुए फरार। इसके बाद ही सैकड़ों खाता धारकों में ही पैसा गबन होने की सूचना मिलने ते ही हड़कंप मच गया। सभी खाता धारकों ने ही अल फैजान मुस्लिम फंड पर जाकर देखा तो वो पूरी तरह से बंद था और सभी खाता धारकों ने वहीं धरना प्रदर्शन किया और सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया। बिजनौर जनपद के नगीना कस्बे में अल फैजान निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड 2017 से कार्यशील था। लोगों को 18% पर लुभावने ब्याज देने का लोभ दिया, जिसके चलते अनेक गरीब लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने इसमें पैसा जमा किया। अभी कुछ दिन पहले यह तालाबंद करके सारे कर्मचारी भाग गए। अनेक व्यक्तियों के करोड़ों रुपए गबन हुआ है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी तक लगभग 150 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी हैं। जांच पड़ताल करके साक्ष्य संकलित करके ठोस कार्रवाई की जाएगी।
आलमबाग के बड़ा बाराहा के रहने वाले सुशील कुमार ने ही मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही इलाके में शोक की लहर है। आपको बता दें कि आरोपी शख्स ने ही अपनी पत्नी राधिका की मंगलवार को तड़के लोहे की रोड मारकर हत्या कर दी। घर से चीख पुकार की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल के बाद आरोपी पति को ही हिरासत में ले लिया। साथ ही आरोपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे मेडिकल कॉलेज के ही कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो वही पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है और आरोपी युवक की हालत में सुधार आते ही पूछताछ की ही जाएगी पूछताछ की जाएगी और हत्या के पीछे का मुख्य कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल है। यूपी के ही फतेहपुर जिले में ही पत्नी के मायके से वापस न आने से पति ने पति के वियोग में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुबह जब परिजनों ने खिड़की से देखा तो युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना पर पुलिस युवक के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला जिले के ही जहानाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा मियाटोला का बताया जा रहा है, जहां विनोद प्रजापति का ही पुत्र छोटे लाल 34 वर्षीय है, जिसका शव घर के ही कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। युवक के पिता विनोद ने बताया है कि बहू 1 महीने पहले ही 2 बच्चों को लेकर अपने मायके मदरी चली गई थी और वहीं रहने लगी थी और जिसको लेने बेटा छोटे लाल कल पत्नी के मायके गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बहू नहीं आई और बेटा रात में खाना खाकर अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद ऐसी घटना हुई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर में ही 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी को ही अब पोक्सो कोर्ट में ही 20 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना करीब 2 साल पहले की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी को सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2020 को ही आरोपी कन्हैया ने 4 साल की बच्ची का रेप किया था और मामले में आरोपी पर केस दर्ज हुआ था। घटना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जज डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी कन्हैया को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड के से ही दंडित किया है और पैसे न देने पर आरोपी को 6 महीने और जेल में रहना होगा। बहराइच के थाना फक्करपुर में ही अंतर्गत फक्करपुर कस्बे के ग्राम पंचायत परशुरामपुर में गुड्डू पुत्र स्वर्गीय भिल्लू बेग आदि रिजवान के ही बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद का मामला चल रहा था और सोमवार को ही पुलिस प्रशासन के साथ न्यायालय के आदेश पर पहुंचे नायब तहसीलदार विजय कुमार ने कब्जेदारी की जमीन से ही कब्जा हटवाने के लिए वहां के लोगों से बोलने के बाद कब्जा हटवाने लगे। तभी नाराज वहां पर लोगों ने ही पथराव करना शुरू कर दिया और दबंगों के द्वारा दोनों पक्ष की तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया और इस पथराव में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए और पथराव में नायब तहसीलदार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई और नायब तहसीलदार और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि एसओ परमानंद तिवारी ने बताया है कि तोसीब बैग कबाड़ी की तरफ से ही तहरीर मिली है और दूसरी तरफ से तहरीर अभी तक हमको नहीं मिली है। कानपुर के श्याम नगर में सोमवार देर रात एक बंद घर में ही चोर घुस गए और घर के मालिक इस समय अमेरिका में मौजूद है और इसलिए कानपुर में ही घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवा रखा है। उन्होंने फुटेज में जैसे ही देखा कि चोर घुस रहे हैं तो फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया तो चोरों ने गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है तो एक
गोली चोर के पैर में लग गई है। दरअसल कानपुर के ही रहने वाले विजय अवस्थी का श्यामनगर में मकान है और विजय इस समय ही अमेरिका में मौजूद हैं और उनके घर में ताला लगा हुआ है। घर की सुरक्षा के लिए उन्होंने सीसीटीवी लगवा रखा है, जिसके माध्यम से वो अमेरिका में बैठे बैठे अपने घर की निगरानी करते हैं। और सोमवार को ही आधी रात के समय कुछ चोर घर में घुसे, जहां पानी की टंकी के पास एक चोर से ही पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में ही पुलिस ने गोली चलाई, जिस पर चोर को गोली लग गई और वो घायल बदमाश हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे हैलट में ही भर्ती कराया गया है। और डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि अमेरिका में रहने वाले घर के मालिक ने लाइव घर में घुसे बदमाशों को देखकर इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई थी। और डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि पुलिस ने मौके पर आकर चेकिंग की और जिसमें एक बदमाश की पुलिस ने क्रॉस फायरिंग हुई और जिसमें उसको गोली लगी है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है और घर के ताले सब सलामत है और उनके घर वालों को चेक करवा दिया गया है। जालौन में घना कोहरा यातायात के लिए मुसीबत बन गया है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण एक के बाद एक 5 ट्रक और डंपर आपस में ही टकरा गए, जिसमें गिट्टी से भरा एक डंपर सड़क पर ही पलट गया, जिससे जालौन औरैया मार्ग पर लंबा जाम लगा गया। और आपको बता दें, हादसे में ही ट्रक और डंपर चालक को चोट आ गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही हाईवे पर पलटे डंपर को हटाने के प्रयास में जुट गई। और यह हादसा जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर मौजूद ग्राम मदेनपुर में पास पहुंचा है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। जब ये डंपर कठौंद थाना क्षेत्र के ही ग्राम मदेनपुर के पास पहुंचा, जहां चालक को घना कोहरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, वो धीरे धीरे चलने लगा, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने घना कोहरा होने के कारण ही डंपर में टक्कर मार दी और उसके साथ ही पीछे से ही आ रहे ट्रक ने आपस में टकरा गए और कोहरे के कारण एक के बाद एक करके 5 ट्रक आपस में ही भिड़ गए, जिस कारण आगे जा रहा डंपर पलट गया और स्टेट हाईवे पर ही जाम लग गया।